हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। ये यूनिट 25 है सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन का और थर्ड पार्ट है जिसमें हम क्वालिटी कंसर्न्स पढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे हम पहले एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते थे। मैं बहुत 10 15 20 साल पहले की बात यहाँ पे कर रही हूँ। जो पहले स्टूडेंट्स पढ़ते थे तो उनको लगता था कि टीचर्स को या जो भी वहाँ पे प्रशासन था वो एक तरीके से उनको बेनिफिट दे रही है, उनके फ़ायदे के लिए चीज़ कर रही है। तो जो भी लेक्चरार या जो प्रोफेसर हैं या जो प्रशासन जो कर रहा है वो सही कर रहा है। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं समय के साथ जब हाई एजुकेशन का कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, आजकल हर फील्ड में हम चाहते हैं कि परफेक्शन हमें मिले। स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और उनको भी, स्टूडेंट्स को भी एज अ कंज्यूमर देखा जा रहा है जो कोई सर्विस ले रहे हैं। ठीक है, इसीलिए कोई भी किसी एडमिशन अब के टाइम पे एडमिशन लेता है तो उसकी जो इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ रहा है, जिस कॉलेज में वो पढ़ रहा है, उसके साथ कुछ उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है। पहले के टाइम पे कोई एक्सपेक्टेशन रख के नहीं जाते थे। रीज़न था कि उन लोगों को लगता था कि जो भी हमारे प्रोफेसर्स कर रहे हैं, जो भी हमें कॉलेज के प्रशासन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और मतलब वो लोग उतना आवाज़ नॉल नहीं उठाते थे। लेकिन आज के टाइम पे लोग अवेयर हो गए हैं, स्टूडेंट्स खुद अवेयर हो गए हैं, और वो अपने आप को ऐसा नहीं देखते कि वो केवल बेनिफिशरीज हैं या जो फ़ायदा ले रहे हैं लेक्चरार से या प्रशासन से। वो मानते हैं कि जो लेक्चरार और जो प्रोफेसर और जो प्रशासन पूरे कॉलेज एंड ऑल में काम कर रहा है, वो उनको जितना उन्होंने मनी स्पेंड किया है, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करे, यानी अच्छी उनको एजुकेशन दे जो समय के साथ बदल गई है, मतलब हमारी थिंकिंग अबाउट एजुकेशन। और स्पेशली एक वो है सोशोलॉजिस्ट हार्वे एंड ग्रीन, इन्होंने हमें बताया कि क्वालिटी क्या होती है, मतलब हम क्वालिटी को क्या समझें, क्वालिटी को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। इन्होंने डिफरेंट लेवल पे किया है। देखिए, जो इन्होंने डेफिनेशन दिया है वो पूरा सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं। देखिए, क्वालिटी का मतलब ये भी हो सकता है कि जिस भी काम के लिए हमने वो चीज़ ली हो, उसके लिए पर्पस के लिए, उस काम के लिए वो परफेक्ट हो। ठीक है, मान लीजिए हम सोशोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं, तो हम सोशोलॉजी ऑनर्स करने के बाद जो हमने सिलेबस पढ़ा हो वो आगे यूजीसी नेट के लिए भी हेल्पफुल हो, फ्यूचर के लिए हेल्पफुल हो, और उसको पढ़ने के बाद हमें लग रहा हो कि हमें सोशोलॉजी के बारे में कुछ नॉलेज है। जो भी हम मनी प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर उसकी पूरी वैल्यू देते हो। अगर हम सोशोलॉजी को पढ़ने में आई थिंक करीब 12 या 14 हज़ार रुपये लगता है, दोनों ईयर का हम काउंट कर ले तो अगर हम 14 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं या 12 हज़ार रुपये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी जो पढ़ाई का लेवल हो वो ऐसा हो जो हमें एक सेटिस्फैक्शन दो। ये क्वालिटी को हम बेसिकली इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो क्वालिटी वाला सिचुएशन है वो डिस्टेंस एजुकेशन में क्यों ज़्यादा मैटर करता है। जैसा कि मैंने इस लेक्चर के फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो बहुत पुराना एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वो अभी अभी डेवलप हो रहा है, वो सिर्फ सेकेंड ऑप्शन की तरह देखा जाता है। वो जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल जो रेगुलर कॉलेज होता है उससे काफ़ी डिफरेंट है। इसलिए कहीं ना कहीं ओपन डिस्टेंस एजुकेशन को ये प्रूव करना है कि यहाँ पे कोई भी आके डिग्री नहीं ले सकता है या ये कोई ख़राब यूनिवर्सिटी नहीं है। इसीलिए अगर ओपन यूनिवर्सिटी में जो मटेरियल है, चाहे पढ़ाने का तरीका है, जो भी सब सही अगर सिस्टम नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो ओपन डिस्टेंस में लोगों का ट्रस्ट है वो कम हो जाएगा, और जो कि ऑलरेडी कम है ऐसा माना जाता है, बिकॉज सबको ओपन चूज़ करना है, ओपन कॉलेज में जाना है। बहुत कम लोग ही सोचते हैं कि हमें ओपन कॉलेज में नहीं जाना अगर कोई स्ट्रांग रीज़न ना हो उनके पास पर्सनल लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ओपन डिस्टेंस लर्निंग को खुद को प्रूव करना है कि वो भी एक रेगुलर कॉलेज जैसा है, इसलिए इसमें क्वालिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए, जो लोग ओपन डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ते हैं, जो टारगेट ग्रुप है, जो स्टूडेंट्स है ओपन लर्निंग में, वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट सोशल एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से है, कोई पुअर फैमिली से, कोई विलेज से है, कोई टाउन से, सब अलग अलग जगह से आते हैं। उसके अलावा ज़्यादातर लोग इसमें ऐसे लोग पढ़ते हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग में जो या तो जॉब कर रहे हैं, यानी वो इतने मिच्योर हैं, उनके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि अगर उनको प्रॉपर सुविधा नहीं मिल रही है कॉलेज में, या उनका कोर्स सही से नहीं हो पा रहा, उनको मटेरियल, तो वो इन सब चीज़ों के खिलाफ यूनिवर्सिटी पे केस भी कर सकते हैं, लीगल मतलब एड ले सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं, कुछ लीगली वो कर सकते हैं अगर वो जितना पैसा दे रहे हैं उनको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रही है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्टेंस एजुकेशन को, कि जो उनका
प्रोग्राम है, क्वालिटी है, बुक्स की क्वालिटी है, हर चीज़ अच्छे तरीके से हो, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर एडल्ट लोग पढ़ते हैं। देखिए इग्नू में खुद ग्रेजुएशन से क्लासेस शुरू होती हैं, 10वीं 12वीं के तो बच्चे पढ़ते नहीं है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जॉन डैनियल है, इन्होंने कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ हमें पॉइंट्स बताए हैं जहाँ क्वालिटी बहुत ज़रूरी है हमें देखना। सबसे पहला होगा ऑफ कोर्स लर्निंग मटेरियल। क्यों? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हमें इतनी लेक्चर्स ओपन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलती हैं कि हम टीचर से जाके कुछ भी पूछ सकते हैं या हम टीचर से रोज़ मिल रहे हैं। यानी जो हमें लर्निंग मटेरियल, जो हमें पढ़ने के लिए बुक दी जा रही है, ऑनलाइन पीडीएफ दिया जा रहा है, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी भाषा हमें समझ में आनी चाहिए, वो रिच होना चाहिए कि हम सारे कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कॉल जो है एक सोशियोलॉजिस्ट, वो हमें बताते हैं कि क्वालिटी में हर चीज़ मैटर करता है, कि किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है कोर्स को, ठीक है, उसमें मटेरियल किस तरीके का यूज़ किया गया है, उसके बाद किस तरीके की एडिटिंग हुई है, किस तरीके से लिखा गया है, क्या उसमें ग्रामर वगैरह का एरर है कि नहीं, उसके बाद क्वालिटी पेपर का कैसा है, प्रिंट कैसा है, क्या पिक्चर्स अच्छे अच्छे बने हैं, और सही से बच्चों के पास पहुंच रहा है, टाइमली उनके पास पहुंच रहा है, असाइनमेंट सही से आ रहा है, काउंसलिंग सर्विस जो दी गई है वो सब सही है कि नहीं, कोर्सेज रिवाइज हो रहे हैं कि नहीं। तो इतना कुछ हमें देखना है कि लर्निंग मटेरियल्स में इतने लेवल पे वो अच्छा होना चाहिए, तो भी हम कह सकते हैं कि हमें क्वालिटी मिल रहा है। वैसे तो इग्नू के मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होती है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस जो है, अब देखिए रिसर्च से पता लगता है कि जो ओपन यूनिवर्सिटी है, लोग उसमें ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा करते हैं। रीज़न क्या है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कब री रजिस्ट्रेशन करवाना है, री रजिस्ट्रेशन होता क्या है, एग्जाम्स के क्या प्रोसेस है, तो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और इसी वजह, क्योंकि स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस उनको मिल नहीं पाती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाए, जहाँ पे वो लोग क्वेश्चन पूछ सकें ऑफिसर से, अथॉरिटी से, या अपने लेक्चरर से। उसके बाद लॉजिस्टिक्स की बात करें तो मटेरियल छप गया, बन गया, अच्छा है, सब कुछ सही है, लेकिन क्या वो टाइम पे बच्चे के पास पहुंच पा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम पे पहुंचना। मान लीजिए एग्जाम खत्म हो गया तब आ रहा है, तो फिर फायदा क्या होगा। रिसर्च बेस, तो देखिए अब मान लीजिए कि हमारे बहुत सारे क्लासेस होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ओपन डिस्टेंस में, तो इन सब का रिकॉर्ड रखना, कि और जैसे बच्चों से भी फीडबैक लेना कि कहाँ कहाँ पे ठीक कर सकते हैं। अगर हम सब इस टाइप का रिकॉर्ड रखता है ओपन डिस्टेंस एजुकेशन, किस टाइप के बैकग्राउंड से बच्चे आए, कौन कैसे पढ़ा, कितना ड्रॉप आउट रेट है, तो उसको वो आगे चल के उस पर काम करके जहाँ पे इश्यूज हैं उसको इम्प्रूव कर लेगा, जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है उसको इम्प्रूव कर लेगा, अगर उसके पास पूरा डेटा अवेलेबल है, मतलब वो डेटा रख रहा है। उसके बाद देखिए कोई भी हायर एजुकेशन, कोई भी, जब हम हायर कॉलेज लेवल की एजुकेशन की बात करते हैं तो उसका दो काम होता है। फर्स्ट नॉलेज देना, मतलब पढ़ाना लिखाना बच्चे, उसके बाद नॉलेज को जनरेट करना। अब जनरेट का करने का मतलब है कि ज्ञान को उत्पन्न करना, अगर आप हिंदी में समझे, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि रिसर्च करना। अब रिसर्च का मतलब आप लोग जानते हैं, मान लीजिए कोई टॉपिक है, उसके बारे में हमें स्टडीज नहीं मिलती, तो हम उसके बारे में, अब हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग में, हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ना कि किसी ने इस पर रिसर्च की, ऐसे इतनी सारी बातें लिखी, हमने कितने सारे राइटर्स के बारे में पढ़ा, तो उन लोगों ने रिसर्च की, तो रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें रह जाती हैं जिसको हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उनके हमें सॉल्यूशन मिल जाते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे स्पेशली ओडीएल में ही, ओपन डिस्टेंस एजुकेशन में, ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। और एक हम रिसर्च का वो भी तैयार करेंगे तो फ्यूचर में हम बहुत कुछ ओडीएल से भी रिसर्च के फील्ड में डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे हम रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपका फ्यूचर में प्लान हो पीएचडी करने का, रिसर्च करने का, तो आपके लिए भी हेल्प है। जैसे कि लर्नर्स के बारे में, मान लीजिए कि जो जो स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं उसके बारे में आप एक रिसर्च कर सकते हैं कि वो किस टाइप के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो किस टाइप के ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट ज़्यादा आ रहे हैं कि आर्ट उसके साइंस के स्टूडेंट ज़्यादा आ रहे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट आ रहे हैं, वो किस टाइप की लाइफ स्टाइल है, वो किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उनको इस तरीके से पढ़ने में। उसके बाद प्रोग्राम्स कहते हैं, क्या प्रोग्राम्स में टेक्नोलॉजी है, मीडिया, किस किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, कौन सी मीडिया जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से हम कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं ओडीएल को, अभी सस्ता हम इससे बेटर कैसे बना सकते हैं। उसके बाद कैसे हम स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम को बढ़िया कर सकते हैं कि बच्चे
मतलब ड्रॉप आउट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। उसके बाद बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे रिसर्च करने की हमको ज़रूरत है, जिस पे हम काफ़ी कुछ बता सकते हैं। उसके बाद देखिए, एक जो हमें ओपन डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में जो सबसे मेजर इशू है कि बहुत ज़्यादा ओपन डिस्टेंस एजुकेशन जब आया तो उसका एम रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा तक पहुंच सकें, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक बना रहा था वो शिक्षा को। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आज के टाइम पे हमें देखने को मिल रही है वो है कि हर ओपन डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम जो खुल रहा है या ओपन डिस्टेंस के कॉलेजेस खुल रहे हैं, उनके जो मोटिव्स हैं वो सही नहीं है, समाज के प्रति लोकतांत्रिक करना तो नहीं है। अब ऐसे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जहाँ पे बहुत सारा फीस ले लिया गया है बच्चों से कलेक्ट करके, बहुत सारे लोगों को एडमिशन दे दिया गया है, लेकिन ना उनके पास टीचर अवेलेबल है, ना प्रोग्राम उन लोगों ने डिज़ाइन किया है। ऐसी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी खुलती हैं जो ओपन एजुकेशन देती हैं, ना उनके पास कोई मतलब मान लीजिए वीकेंड पे भी क्लास हो रहा है तो कुछ बिठाने का जगह होना चाहिए ना, टीचर्स तो होने चाहिए ना पढ़ाने के लिए, थोड़े बहुत ही सही पर होने तो चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, ये सब भी वो दे नहीं पा रहे, ना उनके पास सपोर्ट सिस्टम है बच्चों को देने के लिए जो ज़रूरी है। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि जो एजुकेशन है वो थ्री नहीं $1 ट्रिलियन की वो है, एक सेक्टर है जहाँ मतलब बहुत पैसा इंसान कमा सकता है। शिक्षा ऐसा फील्ड है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज से भी लोग हैं जो आके हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं या अलग अलग देशों में जाके अपने कॉलेजेस वगैरह खोल रहे हैं। और बहुत सारे तो फेक हैं जो कि प्रॉपर कुछ दे ही नहीं पा रहे, ना उनके पास टीचर है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉल है। उसके बाद जो ग्रैनविल हैं उनकी, उन्होंने 2000 में स्टडी की थी कि जो इस तरीके के कमर्शियल ओडीएल्स खुल रहे हैं, मतलब ओपन यूनिवर्सिटी ऐसी खुल रही है जो पैसा ले रही है और लोगों को बेवकूफ़ बना रही है कि आपको डिग्री मिलेगी, लेकिन वो कुछ ना स्टूडेंट्स सपोर्ट दे पा रहे हैं, ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना मटेरियल है। इसी की वजह से बहुत हाई रेट है ओपन डिस्टेंस एजुकेशन में ड्रॉप आउट करना, यानी कॉलेज बीच में डिग्री खत्म होने से पहले ही छोड़ देना। इंडिया में डीईसी, यूजीसी, एनसीटीई ऐसे बहुत सारे काउंसिल्स हैं जो इन सब पे नज़र रखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये लोग सही से अपना कॉलेज चला रहे हैं कि नहीं, कहीं प्राइवेटाइजेशन करके या केवल धन कमाने के लिए ये लोग काम तो नहीं कर रहे। तो हमारे पास है। उसके बाद एक और हमारे पास इशू जो है वो कल्चर के रिलेटेड है। वो ये है कि बहुत सारी अब्रॉड से जो डेवलप कंट्री है, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, ऐसी कंट्रीज से लोग आके अपने कॉलेजेस हम लोगों के कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया, अफ्रीका, ऐसे जगहों पे खोल रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न है ना, वेस्टर्न कल्चर वो हमारी कंट्री में आ रहा है, और उस कल्चर से कहीं ना कहीं जो हमारा कल्चर है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, हमारे समाज से वो खत्म होता जा रहा है। तो एक ऐसा डेवलपिंग कंट्रीज, इंडियन, अफ्रीकन ऐसी कंट्रीज जो है, उनके बीच में कहीं एक थोड़ा सा डर है कि अगर इतना ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर हमारे कल्चर में आ गया तो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर हमारे हाथ से निकल ना जाए, कहीं ना कहीं कल्चर ये दूसरे कल्चर में इतना समा जाए कि हमारा कल्चर हमें मिले ही ना, या कहीं कल्चर हमारा खो जाए या हमारा कल्चर ख़त्म हो जाए। और कहीं ना कहीं एक तरीके से कल्चर के द्वारा हमारे ऊपर वो लोग कहीं कब्जा कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी एक कंसर्न की एक हमारी इशू बनी है। उसके अलावा अगर सम अप करना चाहूँ तो यही कह सकती हूँ कि ओडीएल फिर भी बहुत ही अच्छा सिस्टम है पढ़ने के लिए, और केवल उनके लिए नहीं जिनके लिए सेकंड ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन भी बन सकता है। बिकॉज आज के टाइम पे, स्पेशली कोविड के टाइम पे, और आप इसको आराम से आंसर में आप कोट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोरोना वायरस को खूब कोट कर सकते हैं। कोरोना वायरस के बाद या इसी फेज में ओपन डिस्टेंस एजुकेशन ही रियल एजुकेशन बन के उभरेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि अब शायद हम पहले की तरह रोड पे ना जा सके, शायद पहले की तरह हम कॉलेजेस में ना जा पाए, और शायद घर में ही बैठ के हमारी आगे की एजुकेशन हो पाए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।